क्या 16 मई के पहले सरकार के ना होने और उसके बाद सरकार के होने के एहसास के फर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है? क्या मोदी एहसास दिलाने में सफल हुए हैं कि दिल्ली में एक सरकार है जो है और चल रही है, जो जितना करती है उतना या उससे ज्यादा भी बोलती है? किसी को संवाद का अतिरेक लग सकता है, मगर कोई यह नहीं कह सकता कि संवाद नहीं है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ पवन वर्मा है, जेडीयू सांसद, सुधांशु त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, संजय झा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अभय कुमार दुबे जी हैं सीएसडीएस से, नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुधांशु जी, मैं ये जानना चाहता हूं संक्षेप में, देखिए बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई गई हैं, अब वो मीडिया के डोमेन में हैं। दिल्ली के सत्ता चरित्र में जिन बदलावों की तरफ जो प्रधानमंत्री बार बार इशारा कर रहे हैं, वो क्या है संक्षेप में? और उस सत्ता चरित्र में आए बदलाव ने राजनीतिक बहसों को, नई राजनीतिक मर्यादाओं को किस तरह से खड़ा किया? इसके 2-4 अगर एग्जाम्पल दें तो ठीक रहेगा, बहस आगे चलेगी सर। जब यूपीए की सरकार आई थी तो उनका पहला कदम क्या था? पहला निर्णय पोटा को निरस्त करना था। यानी दिशा क्या थी? राष्ट्रीय सुरक्षा पर सांप्रदायिक राजनीति करना। हमारी सरकार आई, पहला निर्णय क्या था? काले धन पर एसआईटी का गठन करना। यानी साफ दिशा यह थी कि भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश था, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर था। तो यह बात भी गौर मतलब है कि पिछली सरकार ने आखिरी दिन तक नहीं किया और हमारी सरकार ने आते ही पहले दिन यह काम किया। ठीक है, इस स्तर पर भी दोनों का अंतर स्पष्ट दिखता है। अब दिल्ली के जिस हम सत्ता संस्थान की बात करते हैं, उसमें इस प्रकार की भी बात है कि कई बार जमीनी आधार से थोड़ा कटकर हम सत्ता के शीर्ष संस्थानों में चलने वाले किसी प्रकार के वार्तालाप और व्यवस्थाओं के बीच में ही रहकर उस सत्ता को यथार्थ समझने लगते हैं, यानी कभी कभी जमीन से कट जाते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने साफ स्पष्ट किया, एक तो वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, सीधे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद पर आए, जो इससे पहले दिल्ली में बहुत कम रहे। हमारे और भी कई नेता हैं जो दिल्ली में कम रहे, जिनकी जो आपको देवगौड़ा साहब याद आ गए, कोई बात। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि और उन्होंने जिस ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन से जुड़ा होना और दिल्ली की व्यवस्था से भी जुड़ा होना। जैसे ब्रिक्स देशों में जाकर नए बैंक का गठन से लेकर हर सांसद को यह कहना कि एक एक गांव गोद लीजिए और शौचालय बनाइए, स्वच्छता की बात करिए। यह पूरा एक वास्ट कंपास दिखाता है कि हम डिप्लोमेसी से लेके और जमीन और गांव और जो हमारी जनधन योजना तक सारी चीजों के बारे में प्रधानमंत्री को एक बहुत अच्छा और सहज ज्ञान उपलब्ध है। ठीक है, एक मोटा मोटी आपने संक्षेप में और कम समय में और अच्छे तरीके से आप अपनी बात रखी। पवन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बदलाव और जिन बदलावों की तरह मतलब एक इशारा कर रहे हैं सुधांशु, पूरा उदाहरण वो नहीं दे सकते और ना दे पाए, लेकिन फिर भी क्या वो बदलाव आप महसूस करते हैं? आपने उन बदलावों को कैसे देखा है, दिल्ली के सत्ता चरित्र में आए बदलावों को? ल्यूटियन दिल्ली वाला सत्ता बदली है, नई सरकार आई है और बहुत सालों के बाद पूर्ण बहुमत के साथ आई है, तो बदलाव तो दिखना ही चाहिए कुछ ना कुछ। उस बदलाव का विश्लेषण करना जरूरी है। 100 दिन बहुत कम होते हैं ये कहने कि सब कोई काम हुआ ही नहीं है या सब काम गलत हुआ है, पर कुछ ऐसे ट्रेंड्स रविश जी हैं जो चिंताजनक है, जिन पर हमें गौर करना चाहिए। जैसे पहली बात तो इस सरकार के बजट के बाद ये साफ महसूस होता है कि इसकी परिकल्पना में एक समावेशी विकास का कोई हस्तक्षेप है नहीं। जैसे एक दूसरे भारत की परिकल्पना है जिसमें स्मार्ट सिटीज है, तुरंत जनधन योजना का जिक्र कर सकते हैं, नेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवे कॉरिडोर्स हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए। पर एक दूसरा भारत भी है जहां करोड़ों लोग जिस तरह की गरीबी और दरिद्रता में रह रहे हैं, उसके लिए पैसा मुहैया बजट में नहीं दिखाई दिया। कृषि के लिए देख लीजिए आप, सिंचाई के लिए देख लीजिए, स्वास्थ्य के लिए देख लीजिए, शिक्षा के लिए देख लीजिए, औरतों के लिए देख लीजिए, या आप किसी और ऐसे सेक्टर में देख लीजिए जो सोशल सेक्टर है, तो एक इसमें कमी लोगों को दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, जहां तक मध्य वर्ग का सवाल है, इतने वादे और उनकी पूर्ति में इस कदर की कमी, खास तौर से जहां तक प्राइस राइज का सवाल है, मध्य वर्ग इससे पीड़ित था। मोदी जी ने एक जादुई छड़ी घुमाई थी कि मेरे आते ही सारी चीजों का समाधान हो जाएगा।
वो अब तक नहीं हुआ है। लोग प्रश्न उठा रहे हैं पवन जी, या तो आप ऐसे वादे न करते, हाँ, ये सब तेरे सवाल वादे हैं, पर हम इन जिए, पर हम तो आएंगे। ये जाना झूठ जाना, हम इन पर आएंगे, ये सब सवाल हैं कि मैं खुशी से मर न जाते कर एतबार होता। शुरू में मैं तीसरी जानना बात, चाह रहा तीसरी था। बात मैं संक्षिप्त में बस मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। एक और चीज है, देखिए इस देश में अपीजमेंट की पॉलिसी गलत है। भारत फर्स्ट पॉलिसी ठीक है, पर एक वातावरण एक ऐसा बन जाए जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तथ्य को इस कदर छूट मिल जाए कि सारा वातावरण ही दूषित हो जाए। आप देख रहे हैं कम्युनल सिचुएशन की क्या हालत है, किस तरह की बयानबाजी हो रही, उन पर न कोई टिप्पणी न कोई रोक है। ठीक है, और सुशासन और सामाजिक और धार्मिक सौहार्द एक सिक्के के दो पहलू, जब तक वो साथ नहीं चलेंगे बाकी मुद्दों पर चलेगा, आते हैं सर। और इससे बाद में सब लोग इससे त्रस्त होंगे। तीसरी चीज जो है, एक केंद्रीकरण हम देख रहे हैं। अगर पहले यूपीए के सरकार में प्रधानमंत्री के पद को दरकिनार किया गया था कुछ हद तक, इस बार हम देख रहे हैं कि उसका उलट ही परिस्थिति बन गई है, जो केंद्रीकरण आप देख रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक ही मामले में दोनों सरकार बराबर थी। बीजेपी कहती थी कि उस सरकार में सारे निर्णय होते हैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और 10 जनपद से, शायद होते भी हो। इस सरकार में नागपुर की ओर बिना देखे कोई काम नहीं हो रहा है। दोनों आज एक ही तरह के दे आर ऑन द सेम लेवल। ठीक है संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक बदलाव तो आपने देखा होगा कि आपकी सरकार पर आरोप लगा कि वो दिखती नहीं है, कम से कम ये सरकार दिख रही है, चाहे जिस भी रूप में दिखे वो विवादास्पद हो सकता है, उसके दो पक्ष हो सकते हैं। तो क्या ये बदलाव एक नई राजनीतिक संस्कृति नहीं है, चाहे उसकी आप व्याख्या जैसे कर लें? देखिए रवीश जी, यदि मैं आपको इस बात का एक जवाब इस उदाहरण से देना चाहूंगा कि प्रचार और पब्लिक रिलेशन से कोई भी सरकार टिक नहीं सकता है। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि नरेंद्र मोदी जी भाषण बहुत अच्छा बोल लेते हैं, माहिर हैं, तालियों की गूंज बहुत आती है जब भी वो बोलते हैं, चाहे वो रेड फोर्ट पे हो, जापान में हो, हमेशा तालियों की गूंज आती है। बहुत तैयारी करके आते हैं वो, ये खूबी है, तो सीख लीजिए उनसे। स्पीच के पीछे बहुत तैयारी होती है। अच्छा। परंतु उनके स्पीच में कोई वजन नहीं है, कुछ विश्वसनीयता नहीं है। और इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। ठीक है, आपने कहा कि दिल्ली का चरित्र बदला या नहीं बदला। उन्होंने आजादी के दिन पर उन्होंने कहा कि 10 साल के लिए हमारे समाज में एक सांप्रदायिक शांति होनी चाहिए, और उसके 10 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, और उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में वो क्या कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अंत में ये बगुला भगत, ये हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, इसमें चाहे आप जितना भी बोले, अंत में लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि भाषण से गरीब को राशन नहीं मिलता है। आपको शासन तो मिल गया, लेकिन आपको यदि सरकार चलाना है तो आपको कार्य दिखाना पड़ेगा। और जिस तरीके के उदाहरण पवन जी ने कहा है, उसके साथ में पूरा इत्तेफाक रखता हूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी असफल और अयोग्य अभी तक साबित की है अपने आप को। अच्छा। महंगाई नहीं रुका है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। हाँ। हमारे सीमा पर आते हैं, बाकी चीजों को रहने दीजिए, बाकी चीजों पर सुधांशु और भ्रष्टाचार पर इन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक लोकपाल बिल को भी पास नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे आपने शुरू में उठा दिए, हम आते बारी बारी से। तो मैं सोच रहा था कि एक केंद्रीकरण को लेकर सुधांशु 2 बातें हैं, बाकी को आप बाद में आपको मौका मिलेगा। ये एक प्रचार पब्लिसिटी वाला हिस्सा आया है, और दूसरा एकीकरण का, कि एक ही व्यक्ति फैसला ले रहा है। जो पवन वर्मा जी ने कहा है कि यूपीए में एनएससी या प्रधानमंत्री को दरकिनार कर बाहर की कोई संस्था फैसला ले रही थी, और आपके समय एक ही व्यक्ति फैसला ले रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं इसका कोई उदाहरण नहीं है। और तीसरा कि प्रधानमंत्री के मोरेटोरियम की जो मुलतवी किए जाने की जो अपील है, कि ऐसी बातें जिनसे नफरत भड़के, है ना, उस पर कोई लगाम नहीं है। तो इन 3 बातों पर अगर आप काउंटर दे दें तो मैं बाकी 2 लोगों की तरफ जाऊं। देखिए, आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री के बारे में यह कहना कि एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, अरे पूरी टीम काम कर रही है, एक प्रभावी कैप्टन के अंडर में काम कर रही है। समस्या ये हो रही है कि पिछली सरकार के कंट्रास्ट में जब हम देखते हैं कि हर मास्टर्स वॉइस से काम हो रहा था, कहीं अध्यादेश फाड़ दिया जा रहा था,
वहां पता ही नहीं लग रहा था कि कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। फाइलें कह रहे थे खो जा रही हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से यहाँ कौन ये अफवाह फैला दिया कि इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा के हूं। परिवार के लोगों ने, इसलिए उस कंट्रास्ट में हमें लग रहा है हाँ। कि ये एक अलग प्रकार का चित्र हमारे विरोधियों द्वारा दिया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है प्रभावी ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की पूरी टीम काम कर रही है। अब आप आइए दूसरे विषय के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि मोरेटोरियम की बात। अरे भाई ये पूछिए, ये सांप्रदायिक बिल पर बहस करने की शुरुआत किसने की? कौन अपनी आस्तीनें समेट कर वेल में कूदा था? अतीत की बात बता। राहुल गांधी जी कूदे नहीं सुधांशु, देखिए आप कांग्रेस की कमजोरियां गिना सकते हैं, नहीं मैं अब उस पे आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला, आप पे असर तो होना चाहिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला सदन के पटल पर बोला है। सदन में नियमावली है, यदि गलत है नोटिस दीजिए, असंसदीय है एक्सपंज करिए। नहीं बाहर नोटिस दिया जा रहा है स्पीकर को? क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि तथ्य गलत रखा गया है? क्यों नहीं कह रहे कि संसदीय भाषा है? क्योंकि हकीकत यह है कि तर्क और तथ्य पर उसका सामना करने में अक्षम है। आज ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गीता दे रहा हूं तो सेकुलर लोगों को हिंदुस्तान में तकलीफ होगी। किसको तकलीफ हुई है बताइए जरा सा। सेकुलर होना खराब है या अच्छा है? ये बताइए, सेकुलर होना अच्छा है या खराब है? मैं अरे भाई यहाँ तो सरस्वती वंदना पे तकलीफ हुई है, वंदे मातरम पे तकलीफ हुई है, वो अलग मुद्दा है। महात्मा गांधी के राम राज्य के राम पर तकलीफ मैं जानना चाहता हूं। इसलिए जो मोदी जी ने बोला वो एक सहज अभिव्यक्ति थी जो एक्सपेक्टेड थी यहाँ के मीडिया पे, चूंकि उन्होंने बोल दिया तो किसको एतराज हो सकता है गीता से? मैं यही जानना चाहता हूं आपसे, और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं क्या सेकुलर होना खराब है? आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? आप ही से पूछ रहा हूं मैं। देखिए सेकुलर होना ही तो इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, पर सेकुलर कौन है? जो संस्कृति सेकुलर है, उस संस्कृति को ही सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, हिंदू संस्कृति जो भारतीय संस्कृति दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जो अपने विरोधी, जिसको राक्षस कहते हैं, उसके भी गुणों का सम्मान करती है। रामायण में भगवान राम रावण को मृत्युशैया पे कहते हैं लक्ष्मण से जाके इससे सीख के आओ। इससे बड़ी उदार कोई संस्कृति नहीं। इसीलिए भारत में आज दुनिया के सारे धर्म है, पारसी दुनिया में खत्म हो गए, भारत में यहूदी एकमात्र धर्म है जिसमें भारत में भेद नहीं हुआ। इस्लाम के 72 फिरके भारत में, दुनिया का सबसे पुराना चर्च भारत में। इसलिए इस संस्कृति को समझिए, वोट बैंक की राजनीति पे इस महान संस्कृति को सांप्रदायिक रंग देकर बलि मत चढ़ाइए। ठीक है अभय जी, अब आपकी बारी। बड़ा हास्य देखिए, एक से बारी बारी से आते हैं। नहीं अब आप लोगों को पर्याप्त समय मिल गया, सबको सुन लीजिए, ठीक है। अब उनकी जो सेक्युलर वाली बात है उस पर आप कह लीजिएगा, ऐसा नहीं। प्रकाश जावड़ेकर का जिक्र किया था, कल मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था, मैं भी था उस कार्यक्रम में मौजूद। उसमें उन्होंने ये आपत्ति की थी कि मोदी के 100 दिन क्यों लिखे हुए हैं, ये मोदी टीम के 100 दिन होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने मोदी के 100 दिन के ऊपर बोलना शुरू किया, 5-7 मिनट वो बोले, और पूरे भाषण की शुरुआत उन्होंने मोदी से की, बीच में मोदी थे, खत्म उन्होंने मोदी से किया। मोदी टीम का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं या वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, जिक्र नहीं किया, किसी मंत्री का कोई जिक्र नहीं किया। पर आज प्रकाश जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मंत्रालय के बारे में बात बता रहा हूं जो साक्षात मैंने खुद देखा और सुना, और वो टीवी पे मौजूद है, रिकॉर्ड में है। उन्होंने मोदी के अलावा उस भाषण में कुछ भी नहीं कहा। देखिए, मोदी पहले नंबर से लेकर आखिरी नंबर तक इस सरकार में छाए हुए हैं। अगर किसी को नंबर जाए तो इसमें गलत क्या है? नहीं वही कह रहा हूं, अगर किसी को नंबर मिलने चाहिए तो सारे नंबर उन्हीं को मिलने चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल किसी भी किस्म की शख्सियत से वंचित है। ये केवल मोदी के आईने में ही अपनी शख्सियत देखता है। अच्छा, अब इसमें बुरा क्या है? लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा है, आप वैसे आर्गुमेंट कीजिए। धीरे धीरे कहते हैं ये बहुत अच्छा है, धीरे धीरे करके ऐसे लोगों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है जो ये मानते हैं कि सत्ता का जो शीर्ष पर ये केंद्रीकरण है ये बेहतर है। जो मनमोहन सिंह की तुलना में देखती है तो और भी बेहतर नजर आता है। जो बार बार बात कही जा रही है, कंट्रास्ट में आप देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू के जमाने में प्रधानमंत्री फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता था। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी कमोवेश यही होता था। तो जब आप नई कार्य संस्कृति की बात कह रहे हैं तो ये कार्य संस्कृति बदल गई है। इस कार्य संस्कृति को काफी कुछ सरकारें बनी हुई हैं, मैं कह रहा हूं इस कार्य संस्कृति को काफी कुछ इंदिरा गांधी ने बदलना शुरू किया था। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री दफ्तर के जरिए पूरी राजनीति पर, पूरी कार्य संस्कृति पर अपना दबदबा बनाया था निजी। मोदी जी ने उस दबदबे को अपने चरम पर पहुंचा दिया है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि संसदीय लोकतंत्र के अंदर संस्थागत क्षरण इससे शुरू हो जाएगा, और ये चीज बहुत जल्दी ही हम सब लोगों के सामने आएगी। लोगों को मतलब होता क्या है इस तरह से जब मैं मिलता हूं, जब आप सभी बोतलों के ऊपर डाट लगा देंगे,
हर किस्म का सेफ्टी वॉल बंद कर देंगे, किसी को कुछ भी बोलने की, काम करने की आजादी नहीं देंगे, मंत्रियों के पास ना अधिकार होगा ना स्वायत्तता होगी। देखिए अखबारों में बहुत बड़े बड़े विश्लेषण छपे हैं और तथ्यात्मक विश्लेषण छपे हैं कि किस मंत्री के अधिकार पूरी तरीके से छीन लिए गए हैं, और अभी तक उन चीजों की कोई सफाई नहीं आई है हम लोगों के सामने। ठीक है। देखिए होता ही है, जब खबर को खबर की तरह आप नहीं निकलने देंगे तब वो अफवाह की तरह निकलेगी, और फिर जो बाजार बनेगा आप कहेंगे ये अफवाह है, दरअसल उसके अंदर खबर का अंश होगा और वो अफवाह की तरह सामने आएगी। अब उन तमाम अखबारों में जो कि आमतौर पर नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, 2-2 पेज में उन अफवाहों को मोटे मोटे अक्षरों में छापा जाता है। क्यों छापा जाता है ऐसा? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली की राजनीतिक संस्कृति में अचानक ये परिवर्तन कैसे घटित हो गया? इस परिवर्तन का जिम्मेदार कौन है? ठीक है, इन सब बातों को देखा जाना चाहिए। नीरजा जी, आपके हिसाब से कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को आपने देखा होगा, ठीक है, आर्थिक मुद्दे पे मैं अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें कई तरह की दावेदारियां हैं। उसमें कोई बुनियादी बदलाव आया है क्या नियंत्रण के अलावा? देखिए, जो एक एफिशिएंसी की लोग बात कर रहे हैं कि समय पर लोग पहुंच रहे हैं, मंत्री को अब ज्यादा काम करना पड़ता है। मैं मानती हूँ सबसे बड़ा बदलाव जो आया है, जो माहौल पहले था वो एक हेल्पलेसनेस का था। अब जो बदलाव पॉजिटिव साइड पे आया है वो है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ बदल सकते हैं, और ऐसा लगा है लोगों को कि एक प्रधानमंत्री, एक नेता ने मजबूती से कमान संभाली है। ये मैं बाकी चीजों में नहीं जा रही हूँ। ये जो मोटा, जो बराक ओबामा के शब्दों को इन्होंने कहा था, एक बार कोट किया था, यस वी कैन, तो वो एक फीलिंग अभी देश में है। और कई लोग जो हालांकि ओबामा साहब कुछ खास कर नहीं पाए, नहीं कर पाए, वो अलग चीज है, लेकिन जो इनकी अब वो बोलेंगे आई विश आई कुड या आई कुड हैव, जो अंग्रेजी में सही होता है। तो वो जो आशाओं को आसमान तक उछालने की जो इनकी उपलब्धि है, क्योंकि देखिए ये भी सही है कि एक देश जो सपने नहीं देखता है, जिसके हीरोज नहीं होते, कहीं ना कहीं उसकी स्पिरिट मर जाती है। ठीक है, लेकिन वही जो इनकी उपलब्धि है वही उनकी चुनौती और प्रॉब्लम है। कैसे इन आशाओं को, जो आज गांव में जाइए बात करिए, वो शख्स कहता है मोदी जी आ गए हैं, अब हमारी सड़कें बन जाएंगी, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, मतलब तुरंत सब कुछ हो जाएगा, दाम ये भी कम हो समझता जाएंगे। है, मुझे लगता है हमारा मतदाता समझता है कि 100 दिन बहुत कम है। वो भी ये समझता है कि वो 2 साल के बाद ही देख पाएगा कि क्या हुआ। हालांकि अभी टाइम देंगे लोग, लेकिन उतना टाइम नहीं देंगे जितना पहले देते थे। और इस तादाद में नौजवान की बहुत बड़ी तादाद है, वो इम्पेशेंट है, वो चाहता है कुछ ना कुछ हो। इसीलिए मैं मानती हूँ 1-2 चीजों का जो जिक्र मोदी जी ने किया है, गर्ल्स टॉयलेट्स इन एवरी स्कूल ऑफ इंडिया, 1 साल में हो सकता है। हो जाएगा, अभी तो शुरुआत हो रही है। अगर लग गए तो हो जाएगा, और हो गया तो देश की स्पिरिट इलेक्ट्रिफाई हो जाएगी। उसका जुड़ाव है महिला, बहुत चीजों से वो जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर बनारस को अब क्योटो से किया, अगर वहां काम शुरू हो गया, 25% हिंदुस्तान उससे जुड़ा हुआ है, गंगा से, कहीं ना कहीं ये भी दिखाएगा कि हो गया। मेरी जो चिंता है वो है जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है हिंदी हार्टलैंड में, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में मैं अभी थी 2 दिन पहले, वो बहुत खतरे वाली चीज़ है। क्योंकि अगर मोदी कहते हैं, लाल किले से ऐलान करते हैं कि मॉरेटोरियम होना चाहिए, लेकिन एक शब्द नहीं निकलता है उनके मुंह से। जब सहारनपुर होता है, योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं, तो सरकार जो करना, अगर तनाव होगा, हिंसा होगी, सरकार जो ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी। आपका इन्वेस्टर नहीं आएगा अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है देश में, तो बहुत शॉर्ट साइटेड है। एक पहलू ये भी हो सकता है कि मोदी उन सब चीजों को महत्व नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, जो मोदी करना चाहते हैं और चीजें भूल जाइए, सामाजिक डिवीजन है वो, उसका देश पे क्या असर है वो अपनी जगह है। हो सकता है इसको भुनाना चाहे, मैं तो मानती हूँ ग्रैंड विजन मोदी कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद अमित शाह कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव जीते जाएं। अगर मान ली चुनाव जीतना भी है तो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, क्योंकि सरकार नहीं कर पाएगी अगर तनाव होता है सामाजिक देश में जो वो करना चाहती है।